Hello, this is Priyanka Sharma. I welcome you all on the digital platform of Banco एग्ज़ाम प्रिपरेशन। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी रूट वर्ड्स करी थी और मैंने आपको बताया था कि बाकी की जो रूट वर्ड्स हैं वो आपके नेक्स्ट सेशन में कवर की जाएगी। तो आज अपन रूट वर्ड्स के सेशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट रूट के ऊपर स्विच करते हैं। आपकी जो रूट है उसका नाम क्या है? MB। जहाँ पर भी MB आएगा उसका मतलब क्या होगा? जहाँ पर भी MB आएगा उसका मतलब होगा बोथ। ये चीज़ें हम कर चुके थे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि MB का मतलब होता है बोथ। एम्बीडेक्स्ट्रस यानी कि एम्बीडेक्स्ट्रस वो होता है जो दोनों हाथों से लिख सकता है। ये शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। और एम्बिगुअस, MB का मतलब मोर देन वन होता है। अगर किसी चीज़ के एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं तो इसका मतलब वो कंफ्यूजिंग है, यानी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है। तो ये चीज़ भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप एम्बीवैलेंट। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। एम्बीवैलेंट में भी MB आ रहा है। MB का मतलब होता है मोर देन वन। एम्बीवैलेंट का मतलब होता है आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपको किस तरफ जाना है, क्या चीज़ डिसाइड करनी है। इनडिसाइसिव हो जाते हैं आप। और जब भी आप इनडिसाइसिव हो जाते हैं तो आपके दिमाग में चीज़ों के बारे में मिक्स्ड ओपिनियन आने लग जाती है और आपको समझ में नहीं आता कि आपको ये चुनना चाहिए या वो। तो आपकी इस कंडीशन को बोला जाता है एम्बीवैलेंट कंडीशन। इट मीन्स नाउ यू आर एम्बीवैलेंट। अभी आप एम्बीवैलेंट हैं एंड यू कैन नॉट डिसाइड दैट व्हाट शुड बी डन। ओके, ये हमारे हो गए थे एम्बी वर्ड। मैंने आपको बताया था एम्बी वर्ड जो होता है वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मिक्स होता है, क्योंकि एम्बी का मतलब ही एक से अधिक होता है। तो अगर आप एम्बी वर्ड हैं तो न सिर्फ आप सिर्फ इंट्रोवर्ट नहीं है, आप सिर्फ एक्सट्रोवर्ट नहीं है, यू आर एम्बीवर्ट। इट मीन्स यू आर हैविंग अ डुअल पर्सनैलिटी। आप कभी इंट्रोवर्ट बिहेव करते हैं और कभी एक्सट्रोवर्ट बिहेव करते हैं। फिर उसके बाद में अब आपकी जो आज की जो न्यू रूट है वो क्या है? वो आपकी एसर और एक्री है। जिस भी शब्द के अंदर एसर या एक्री आ जाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब बिटर या फिर हार्श होता है। जैसे सबसे पहले आपका ये वर्ड देखिए एक्रिड। एक्रिड का मतलब क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें एक्री आ रहा है। आपको यहाँ पर मैंने बताया एक्री का मतलब ही क्या होता है? बिटर और हार्श होता है। तो अगर कोई चीज़ एक्रिड है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बिटर है, वो बहुत ज़्यादा हार्श है, या वो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट है। बिटर का मतलब कड़वाहट होता है। कड़वाहट जो होती है वो भोजन में भी हो सकती है। सपोज कीजिए आपने कोई टेस्ट किया, कोई फूड टेस्ट करा और आपको अगर वो बहुत कड़वा लगा तो यू कैन कॉल दैट फूड बिटर, राइट। लेकिन कभी कभी जो बिटरनेस है वो हमारी बातों में भी होती है, एनवायरनमेंट में भी होती है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस प्रकार से बिटर शब्द का यूज़ कर रहे हैं, पर उसका मतलब हमेशा कड़वा या कड़वाहट से ही होता है। तो एक्रिड जो है इसमें एक्री आ रहा है। एक्री का मतलब बिटर होता है। तो एक्रिड का मतलब हो गया अनप्लीजेंट, जो आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, कहीं ना कहीं कड़वाहट भरा हो, अच्छा ना लगे। जैसे एक्रिड टेस्ट, एक्रिड स्मेल और टेस्ट। कौन सी स्मेल या कौन से टेस्ट को आप एक्रिड कहेंगे? उस स्मेल या टेस्ट को आप एक्रिड कहेंगे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत ज़्यादा बिटर है, जो आपकी नोज़ और थ्रोट पे बहुत नेगेटिव काइंड ऑफ इम्पैक्ट डालता है। जैसे आप इमेजिन करिए कि आपने जैसे कोई चीज़ को आप अगर जलाते हैं तो धुआं उठता है, तो वो जो धुआं होता है उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत एक्रिड होती है, वो कहीं से भी प्लीजेंट नहीं होती। तो अनप्लीजेंट चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक्रिड यूज़ करते हैं। क्लाउड्स ऑफ एक्रिड स्मोक इशूड फ्रॉम द बिल्डिंग। क्लाउड्स का मतलब बड़े बड़े बादल उठे, किस चीज़ के? एक्रिड स्मोक के। मतलब एक ऐसा स्मोक निकल रहा था बिल्डिंग से जो बहुत ज़्यादा कैसा था? हार्मफुल था, पॉइजनस था। उसकी स्मेल भी बड़ी ही तीखी थी, जैसे जले हुए चीज़ों की तीखी स्मेल होती है। तो इस तरीके का एक एक्रिड स्मोक जो है वो कहाँ से निकला? बिल्डिंग से निकला। इसका मतलब वो जो स्मोक था वो बहुत ज़्यादा उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा एक्रिड थी, उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अनप्लीजेंट थी। तो एक्रिड का मतलब होता है अनप्लीजेंट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एक्रीमनी। एक्रीमनी में भी एक्री आ रहा है और आपको पता है कि एक्री का मतलब तो होता ही क्या है? एक्री का मतलब होता है बिटर या फिर कड़वाहट भरा। एक्रीमनी इज बिटर एंड एंग्री वर्ड्स और क्वारल्स। इसी को एक्रीमनी कहा जाता है, जिसमें आप बिटर वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जिसमें आप क्वारल्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, द काउंसिल्स फर्स्ट मीटिंग एंडेड इन एक्रीमनी। काउंसिल की जो पहली मीटिंग हुई उसका परिणाम क्या रहा? वो सब आपस में लड़ लिए और काउंसिल की पहली मीटिंग किस में खत्म हुई? एक्रीमनी में खत्म हुई। मतलब वो सब लड़ गए और उस काउंसिल का कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया। तो एक्रीमनी इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू एंग्री वर्ड्स, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स एंड क्वारल्स। और ये सब भी तो क्या है? अनप्लीजेंट ही होता है। फिर उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? एग्जासरबेट।
एग्जासरबेट का मतलब क्या होता है? एग्जासरबेट का मतलब होता है किसी चीज को बुरे से भी क्या बना देना, बदतर बना देना। कोई चीज ऑलरेडी खराब है, आपने उसको और ज्यादा खराब कर दिया, बैड से आपने उसको क्या बना दिया, वर्स बना दिया। तो एग्जासरबेट का मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा सीवियर बना देना, किसी चीज को और ज्यादा बिगाड़ देना। ऑलरेडी खराब थी, आपने उसको और खराब कर दिया। कैसे याद करोगे कि एग्जासरबेट का मतलब होता है किसी चीज को और भी ज्यादा खराब कर देना? जैसे ये वर्ड है आपका एग्जासरबेट, अगर इस वर्ड को मैं डिवाइड करना शुरू करूं एक्स से और एसर से, तो एक्स से आपको क्या याद आएगा? एक्स से आपको याद आएगा एक्स्ट्रा, और एसर से आपको क्या याद आएगा? आपको पता ही है कि एसर और एक्री दोनों ही वर्ड्स का मतलब क्या होता है? बिटर होता है या फिर हार्श होता है। तो आपने किसी चीज को और एक्स्ट्रा बिटर कर दिया, और ज्यादा हार्श कर दिया, तो इसका मतलब आपने उसको क्या किया? आपने उसको एग्जासरबेट कर दिया। ठीक है, तो देखिए, इफ समथिंग एग्जासरबेट्स अ प्रॉब्लम और बैड सिचुएशन इट मेक्स इट वर्स। आपको पता है बैड की कंपैरेटिव डिग्री वर्स होती है। बैड का मतलब बुरा और वर्स मतलब उससे भी ज्यादा बुरा। दिस अटैक विल एग्जासरबेट द ऑलरेडी टेंस रिलेशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज। सपोज कीजिए, इमेजिन करिए कि कोई दो कम्युनिटीज हैं और उनके बीच में क्या है? उनके बीच में टेंशन्स हैं। उनके रिलेशंस कैसे हैं? टेंस रिलेशंस हैं। टेंस का मतलब होता है तनावपूर्ण, उनके बीच में मतलब उनकी बनती नहीं है आपस में। तो फिर अगर इस दौरान उन कम्युनिटीज में से कोई एक कम्युनिटी अटैक करती है, तो क्या होगा? इस तरीके का अटैक एग्जासरबेट यानी और भी बिगाड़ देगा, और भी बुरा कर देगा। किसको बुरा कर देगा? जो ऑलरेडी टेंस रिलेशनशिप्स है, मतलब ऑलरेडी टेंस तो है ही, अब उनके रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। तो एग्जासरबेट का मतलब होता है किसी चीज को बुरे से और भी ज्यादा बुरा कर देना। नेक्स्ट देखिए आपका असर्बिक। असर्बिक आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, असर और एक्री दोनों का ही मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है बिटर, हार्श, अनप्लीजेंट। तो अब हमारा जो वर्ड है वो क्या है? असर्बिक। असर्बिक का हिंदी अर्थ होता है कड़वा। और ये जो असर्बिक, आपने सुना होगा असर्बिक कमेंट्स, कड़वे कमेंट्स यानी क्रिटिसिज्म से भरे हुए कमेंट्स। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कई बार लोगों को ट्रोल करा जाता है, तो वाइल ट्रोलिंग, जब वो ट्रोल करते हैं दे यूज असर्बिक कमेंट्स, है ना। वो किस प्रकार के कमेंट्स यूज करते हैं? असर्बिक। असर्बिक का मतलब होता है कड़वाहट भरे, जिसमें कुछ भी प्लीजेंट नहीं है बल्कि अनप्लीजेंट ही है, हार्शनेस ये है। ठीक है, तो शोइंग क्रिटिसिज्म इन अ वे, इस प्रकार से क्रिटिसिज्म शो करना दैट इज क्लेवर एंड फनी बट रादर क्रूअल, है ना। या एक ऐसा क्रिटिसिज्म दिखाना जो बहुत क्रूअल है, जिसमें आप कड़ी निंदा करते हैं। ठीक है, तो उसे असर्बिक कहा जाता है। एग्जाम्पल देखो, असर्बिक कमेंट्री यानी ऐसे कमेंट्स जो बहुत ज्यादा असर्बिक, बहुत ज्यादा गलत है। एन असर्बिक रिव्यूअर, है ना। इसका मतलब भी क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि कड़वाहट भरा, जो बिल्कुल भी आपका प्लीजेंट नहीं है। ओके, असर्बिक रिलेशनशिप। असर्बिक रिलेशनशिप क्या होते हैं? वो भी कड़वाहट भरे रिलेशनशिप्स ही होते हैं। Yes, so now we have next root that is specto और spec। आपको क्या याद रखना है? जहां पर भी स्पेक्ट आएगा उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब देखने से रिलेटेड होगा। जहां पर भी स्पेक्ट आएगा उसका मतलब क्या होगा? उसका संबंध जो है देखने से होगा। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? स्पेक्ट। बट इससे पहले हम इसको डिस्कस करें, मैं आपको कुछ इजी एग्जांपल्स बताती हूँ। आपने सबने नाम तो सुना होगा इंस्पेक्टर का। आप सब जानते हैं इंस्पेक्टर कौन होता है। आपको पता है इंस्पेक्टर में भी स्पेक्ट आता है, और आपको पता है कि स्पेक्ट का मतलब ही क्या होता है? स्पेक्ट का मतलब होता है देखना। आपको क्या बताया? स्पेक्ट का मतलब होता है देखना या फिर एग्जामिन करना। अब जैसे इंस्पेक्टर वर्ड है, इंस्पेक्टर वर्ड के अंदर स्पेक्ट आता है, तो आपको पता है कि इंस्पेक्टर का काम क्या होता है? इंस्पेक्टर का काम देखना, ओवरलुक देखना और एग्जामिन करना ही तो होता है। उसका काम क्या होता है? कि वो इंस्पेक्ट करे, वो देखेगी कि सब कैसा चल रहा है। वो क्या होता है? आपका इंस्पेक्टर होता है। आपने एक वर्ड सुना होगा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्टर से बनता है आपका इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? जांच या मूल्यांकन, जिसमें आप जाकर के जांच करते हैं कि सब सही चल रहा है या नहीं। तो स्पेक्ट का मतलब ही क्या होता है? देखना। इसी तरह से एक वर्ड है यहाँ पे स्पेक्टिकल्स। ये जो स्पेक्टिकल्स है इसमें भी क्या आ रहा है? आपका स्पेक्ट आ रहा है, और आपको पता है कि स्पेक्ट का मतलब ही क्या होता है? देखना होता है। स्पेक्टिकल्स जो होते हैं उनको हिंदी में अपन चश्मा कहते हैं। अब आप बताइए, क्या चश्मे से आप नहीं देखते हैं? तो देखने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, चाहे स्पेक्टिकल्स हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे इंस्पेक्शन हो, इन सबका रिलेशनशिप किससे होता है? इन सबका अर्थ देखने या फिर मूल्यांकन करने से होता है। तो इंस्पेक्टर भी क्या करता है? देखता है या मूल्यांकन करता है ये कि सब कुछ सही है क्या, नहीं है या नहीं। स्पेक्टिकल्स में भी स्पेक्ट आता है, और स्पेक्ट का मतलब आपको पता है देखना होता है, और स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा होता है, और चश्मे का जो काम होता है वो देखने से ही तो संबंधित होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप लोग, अब एक और है आपका वर्ड, वो क्या है? स्पेक्टेक्युलर।
अब ये जो स्पेक्टेक्युलर है इसमें भी क्या आ रहा है, स्पेक्ट आ रहा है। स्पेक्टेक्युलर में क्या आ रहा है, स्पेक्ट। स्पेक्टेक्युलर के स्पेक्ट का मतलब होता है देखना, तो अगर कोई चीज़ स्पेक्टेक्युलर है इसका मतलब वो देखने लायक है, और अगर कोई चीज़ देखने लायक है इसका मतलब वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो बहुत अच्छी है, उसको देख के आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो चीज़ ही बहुत अच्छी है, ऑसम है, देखने लायक है। तो अगर कोई चीज़ स्पेक्टेक्युलर है इसका मतलब वो शानदार और देखने लायक है। एग्जाम्पल देखो, देयर वॉज अ स्पेक्टेक्युलर सनसेट लास्ट नाइट। कल रात को जो सनसेट हुआ देखने लायक सनसेट था, बहुत अच्छा था। आगे देखिए, स्पेक्टेक्युलर माउंटेन सीनरी, यानी एक ऐसी सीनरी जो स्पेक्टेक्युलर है यानी देखने लायक है, बहुत ही शानदार है, ऑसम है। इनमें सब में क्या आएगा, स्पेक्ट आएगा, और स्पेक्ट का मतलब ही क्या होता है, देखने से संबंधित होता है। अब आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंट्रोस्पेक्ट। आप देख सकते हैं अगर इस वर्ड को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक तो होता है इंट्रो और दूसरा क्या होता है, स्पेक्ट। इंट्रो का क्या मतलब हो सकता है, इंट्रो का मतलब होता है अंदर, ठीक है, और स्पेक्ट का मतलब क्या होता है, देखना, खुद के अंदर झांक करके देखना, खुद का आत्म मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश में अपन सेल्फ इवेल्युएशन कहते हैं। अपन लोग बोलते हैं ना कि खुद के गिरेबान में झांक करके देखना, यानी कि पहले खुद का मूल्यांकन करना कि क्या हम खुद तो सही हैं, हमें क्या चाहिए, हम रैट रेस में नहीं जाएंगे, हम ये पता लगाएंगे कि हमारी खुद की इच्छा क्या है। तो खुद के बारे में जानना, खुद के अंदर झांक करके देखना, खुद के मन में झांक के देखना, क्या कहलाता है, आपका इंट्रोस्पेक्ट कहलाता है। देखो, इंट्रोस्पेक्ट टू एग्जामिन एंड कंसीडर योर ओन आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स, यानी आप इसमें एग्जामिन करते हैं, कंसीडर करते हैं अपने खुद के आइडियाज को, अपनी खुद की फीलिंग्स को कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए। इसी को हिंदी में आत्मविश्लेषण करना कहते हैं। समटाइम्स वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट आवर ओन मोटिव्स। कभी कभी हमें खुद को, हमारे ही मोटिव्स को क्या करना होता है, इंट्रोस्पेक्ट करना होता है, यानी हमें कई बार खुद को, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें, हम खुद को जानें कि हमारी क्या काबिलियत है, क्या हमारे माइनस पॉइंट है। तो जब भी आप खुद का मूल्यांकन करते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या आपकी खूबी है, क्या आपकी कमी है, तो इसका मतलब यू आर इंट्रोस्पेक्टिंग, यानी खुद में देख रहे हैं, खुद के अंदर झांक के देख रहे हैं। एक्सट्रोस्पेक्शन, अब ये आपको देख के ही समझ में आ गया होगा एक्सट्रोस्पेक्शन क्या होता है। इस वर्ड को अगर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक्स्ट्रो अलग आ जाता है, एक्स्ट्रो अलग हो जाता है आपका, और स्पेक्शन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। एक्स्ट्रो का मतलब ही क्या होता है, बाहर। एक्स से आपको क्या याद आएगा, ये जो एक्स है इससे आपको क्या याद आएगा, इससे आपको एग्जिट याद आएगा, यानी कि बाहर। इंट्रो में तो हमने इंट्रो यानी अंदर का इंस्पेक्शन पढ़ा था, ये एक्सट्रोस्पेक्शन है जिसमें एक्स आ रहा है, और एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर होता है। तो एक्सट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या हो गया, एक्सट्रोस्पेक्शन का मतलब हो गया बाहर की तरफ देखना, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ देखना, यानी बाहर की परिस्थितियों को ऑब्जर्व करना, बाहर की परिस्थितियों को ऑब्जर्व करना, एक्सटर्नल चीज़ों को ऑब्जर्व करना, इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल, हमारे चारों तरफ किस प्रकार के लोग हैं, हमारे चारों तरफ किस प्रकार की परिस्थितियां हैं। तो जब भी आप बाहर की चीज़ों का मूल्यांकन, अवलोकन, एग्जामिने आप उसको देखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे एक्सट्रोस्पेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, रेट्रोस्पेक्शन। बेटा रेट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, रेट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है पास्ट की याद, पुरानी यादों को याद करना, दोबारा से अतीत की चीज़ों को याद करना जो जा चुका है। कैसे याद करेंगे इस वर्ड को, रेट्रोस्पेक्ट जो है इसमें री आ रहा है, आपको पता है ये री का मतलब क्या होता है, दोबारा होता है। रिवाइज, दोबारा से क्या करना, किसी चीज़ को दोहराना। रीविजिट मतलब दोबारा से किसी चीज़ को विजिट करना या किसी पर्सन को विजिट करना। तो जब भी किसी वर्ड के अंदर री आ जाता है तो री का मतलब ही क्या होता है, री का मतलब होता है दोबारा, और स्पेक्ट का मतलब क्या होता है, आपको अच्छे से पता है, स्पेक्ट का मतलब होता है देखना। तो रेट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, रेट्रोस्पेक्ट का मतलब हो जाएगा दोबारा देखना। और हम दोबारा किस चीज़ को देखेंगे, वो चीज़ जो अब ऑलरेडी पास्ट में खत्म हो चुकी है, जो अब नहीं है, अब हम दोबारा पीछे जाकर के उन पास्ट की यादों को देख रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, रेट्रोस्पेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट, बीते हुए को याद करना। अ फुल रेट्रोस्पेक्ट ऑफ द बैटल। रेट्रोस्पेक्शन यूजुअली हिस्ट्री की क्लासेस में किया जाता है, जब आप क्या करते हैं, कोई बैटल को हिंदी में युद्ध कहते हैं, कि कोई बैटल कब हुआ था, कैसे हुआ था, कौन जीता, कौन हारा। तो आप बताइए, जब आप इस तरीके की चीज़ों को स्टडी करते हैं तो क्या आप कोई प्रेजेंट की चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, नो, ना आप फ्यूचर की चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड इन पास्ट, यानी आप उसको स्टडी कर रहे हैं जो पास्ट में हो चुका है। तो बीती हुई चीज़ों को याद करना या बीती हुई चीज़ों के बारे में सोचना रेट्रोस्पेक्शन कहलाता है। अब आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सरकमस्पेक्ट। अब आप देखिए, सरकमस्पेक्ट वर्ड को भी आप इस तरह से याद कर सकते हैं। स्पेक्ट का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट का मतलब होता है देखना, और ये जो सरकम है, सरकम
सरकम से आपको क्या याद आएगा? सरकम से आपको याद आएगा सर्कल। सर्कल का मतलब क्या होता है? गोल, यानी कि चारों तरफ, गोल, चारों तरफ देखना। तो सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया? सर्कमस्पेक्ट का मतलब हो गया कि आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है अवलोकन नहीं कर रहे हैं कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, आप बहुत अच्छे से अवलोकन कर रहे हैं कि मैं यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, चारों तरफ, मतलब एक सर्कल के जैसे आप चारों तरफ क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे सर्कमस्पेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इफ यू आर सर्कमस्पेक्ट यू आर कॉशियस इन व्हाट यू डू एंड से एंड डू नॉट टेक रिस्क। अगर आप सर्कमस्पेक्ट हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आप कुछ भी बोलने या करने से पहले चारों तरफ देखते भालते हैं, यानी कि सोच समझ करके काम करते हैं, चारों तरफ देखते हैं और फिर ही डिसीजन लेते हैं। ठीक है, द बैंक शुड हैव बीन मोर सर्कमस्पेक्ट इन देयर डीलिंग्स। ये जो बैंक्स हैं इनको क्या करना चाहिए? अपनी डीलिंग्स करते समय सर्कमस्पेक्शन करना चाहिए, यानी कई तरीके से सोचना चाहिए, देखना चाहिए, हर जगह देखना चाहिए, हर चारों तरफ चारों दिशाओं में देखना चाहिए और फिर ही उसके बाद में कोई डिसीजन लेना चाहिए। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है हर तरीके से, हर एंगल से सोचना, चारों तरफ से। ओके, द ऑफिशियल्स वर वेरी सर्कमस्पेक्ट इन देयर स्टेटमेंट्स। जो ऑफिशियल्स यानी जो ऑफिसर्स थे वो अपने जो भी स्टेटमेंट्स दे रहे थे वो अपने उन स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा सर्कमस्पेक्ट थे, मतलब चारों तरफ वो देखभाल करके ही बोल रहे थे, यानी कि हर चीज़ को वो बारीकी से स्टडी कर रहे थे, हर एंगल से उसको देख रहे थे और उसके बाद में ही बोल रहे थे। तो सर्कमस्पेक्ट होने का मतलब होता है चारों तरफ देखना या फिर मल्टीपल एंगल से किसी चीज़ को सोच करके उसके बाद में ही कुछ बोलना, उसे कहा जाता है सर्कमस्पेक्ट। और लास्ट ये जो आता है आपका, ये क्या है? स्पेक्टेट है। ठीक है, स्पेक्टेट। आपको पता है कि अगर आप किसी एक्टिविटी को स्पेक्टेट कर रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन? देखो, स्पेक्टेट में स्पेक आता है और आपको पता है स्पेक का मतलब ही क्या होता है? स्पेक्ट का मतलब ही क्या होता है? देखना। अगर आप किसी एक्टिविटी को जस्ट स्पेक्टेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस एक्टिविटी में भाग नहीं ले रहे हैं, बस आप उसको देख रहे हैं। आपने नाम तो सुना होगा स्पेक्टेटर्स का। स्पेक्टेटर्स कौन होते हैं? स्पेक्टेटर्स दर्शक होते हैं और स्पेक्टेट का मतलब देखना होता है। जब आप स्पेक्टेटर बन करके सिर्फ स्पेक्टेट कर रहे हैं, यानी सिर्फ दर्शक बन करके क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो स्पेक्टेट का मतलब सिर्फ वॉच करना होता है, पार्टिसिपेट करना नहीं होता, क्योंकि स्पेक्टेट करने का काम कौन करता है? स्पेक्टेट करने का काम स्पेक्टेटर्स करते हैं और स्पेक्टेटर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? दर्शक कहते हैं। ये आ गया आपका स्पेक्टेटर, जिसके बारे में अभी अभी मैंने आपसे बात करी थी। स्पेक्टेट का मतलब देखना और स्पेक्टेटर मतलब देखने वाले, जिनको अपन व्यूअर्स भी कहते हैं, जो देखने का काम करते हैं, वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, अ स्पेक्टेटर इज समवन हु वॉचेस समथिंग स्पेशली अ स्पोर्टिंग इवेंट। स्पेक्टेटर वो होता है जो किसी चीज को देखता है, स्पेशली अ स्पोर्टिंग इवेंट। वैसे दर्शक तो किसी भी प्रकार के इवेंट्स के हो सकते हैं, बस आप तो इतना याद करिए कि स्पेक्टेटर वो होता है जो देख रहा है, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बल्कि वो सामने बैठ करके स्टेज पे देख रहा है लोगों को परफॉर्म करता हुआ। उसे क्या कहा जाता है? उसे दर्शक कहा जाता है। 30,000 स्पेक्टेटर्स वॉच द फाइनल गेम। 30,000 स्पेक्टेटर्स यानी दर्शकों ने देखा, क्या देखा? फाइनल गेम। ओके, नाउ द नेक्स्ट रूट इज साइड। साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग, किसी की हत्या कर देना। आपने सुना होगा सुसाइड। सुसाइड का मतलब क्या होता है? खुद की हत्या कर देना, सेल्फ मर्डर, सेल्फ किलिंग। तो पैट्रिसाइड क्या होता है? फादर की हत्या। किसकी हत्या? फादर की। आप ये याद रखना, ये जो पीएटी पैट होता है, पीएटी पैट जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? फादर के लिए यूज किया जाता है। एक पीईटी पैट होता है। पीईटी पैट का मतलब तो पालतू होता है, जैसे पैट के कैट, पैट डॉग, है ना। तो पीएटी पैट का मतलब क्या होता है? फादर होता है। जहां पर भी पीएटी पैट आएगा उसका मतलब क्या होगा? फादर होगा। अब यहाँ पे देखिए पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का मतलब क्या हो गया? पापा, यानी कि फादर की हत्या। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप लोग, मैट्रिसाइड। मैट्री का मतलब मदर होता है। मैट्रिसाइड का मतलब हो जाएगा मदर की हत्या। पैट्रिसाइड फादर की हत्या, मैट्रिसाइड मदर की हत्या। सोरोसाइड, ये आपको एज इट इज याद करने होते हैं। सिस्टर की हत्या को सोरोसाइड कहते हैं। फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्री, ये जो वर्ड है आपका फ्रैट्री, इससे आपको याद आएगा फ्रैटर्निटी। और आपको पता होगा कि फ्रैटर्निटी का मतलब तो भाईचारा होता है, यानी भाई से संबंधित वर्ड है ये। तो फ्रैट्रिसाइड का मतलब क्या हो जाएगा? भाई को मारना। पैट्रिसाइड पिता की हत्या, मैट्रिसाइड मदर की हत्या, और ये फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या।
फिलिसाइड, इसका मतलब होता है खुद के ही बच्चे की हत्या कर देना, चाहे वो सन हो या डॉटर हो, खुद के ही बच्चे की हत्या करना, फिलिसाइड। पैरिसाइड, पेरेंट की हत्या करना, पैरी से पेरेंट याद आ जाएगा आपको। फिर आगे देखिए जोरोसाइड, इसका मतलब होता है वाइफ की हत्या। और फिर उसके बाद में मार्टिसाइड, इसका मतलब हस्बैंड की हत्या। काफी सारे वर्ड्स हैं। रेजिसाइड, रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या। कैसे याद करोगे रेजिसाइड? रेजी से आपको क्या याद आएगा? राजा याद आएगा। राजा की हत्या रेजिसाइड, रेजी राजा एक ही बात है। फिर आगे देखिए, आगे होमिसाइड, आपको पता होगा होमी का मतलब ही क्या होता है? होमी का मतलब होता है आपका ह्यूमन, तो ह्यूमन की हत्या को क्या कहा जाएगा? होमिसाइड कहा जाएगा। यही अगर जो पेस्ट होते हैं, जैसे आपने सुना होगा वो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको पेस्ट कहा जाता है, तो अगर आप पेस्ट की हत्या करते हो तो वो बन जाता है आपका पेस्टिसाइड। अगर आप जर्म्स की हत्या करते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका? जर्मिसाइड। और ये क्या हो गया आपका? होमिसाइड। इसका मतलब यहां पर आपने किसकी हत्या करी है? ह्यूमन बींग्स की हत्या करी है। नेक्स्ट देखिए जेनोसाइड, जेनोसाइड का मतलब होता है, जेनोसाइड का मतलब होता है कि एक बड़ी संख्या में क्या कर देना, एक ही कम्युनिटी के लोगों को एक साथ क्या कर देना, मार देना। जेनोसाइड मतलब एक ही तरीके के जो लोग हैं, सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनको एक साथ बड़ी संख्या में मार देने को क्या कहा जाता है? जेनोसाइड कहा जाता है। आपने उनको खत्म कर दिया। एमीसाइड, देखिए आपको शायद मैं बता चुकी हूँ कि एमी एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब फ्रेंड होता है। एमी जो रूट वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है फ्रेंड। जहां पर भी एमी आएगा उसका मतलब ही क्या होगा? फ्रेंड होगा। यहाँ पर ये वर्ड आया है एमीसाइड, साइड का मतलब हत्या होता है, तो एमीसाइड का मतलब किसकी हत्या हो गया? दोस्त की हत्या हो गया। एक वर्ड मैंने शायद आप लोगों को बता रखा है, एमिटी। एमिटी का मतलब क्या होता है? एमिटी के अंदर एमी आता है। एमिटी का मतलब हो गया आपका फ्रेंडशिप, वार्म रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप, उसको क्या कहा जाता है? एमिटी कहा जाता है। इसी तरह से एक वर्ड होता है आपका एमिकेबल और एमिएबल, उसका मतलब होता है बड़ा फ्रेंडली, जो बिल्कुल फ्रेंड के जैसा है, बहुत दोस्ताना व्यवहार का है। तो एमी का मतलब ही क्या होता है? फ्रेंड होता है। जहां पर भी एमी आएगा उसका मतलब क्या होगा? फ्रेंड होगा। इन्फेंटिसाइड, नाम से ही पता चल रहा है, इन्फेंटी से आपको याद आएगा इन्फेंट, और इन्फेंट का मतलब तो छोटा बच्चा होता है। ठीक है, चलिए फर्टिसाइड, आपको पता है कि फर्टिसाइड का मतलब होता है फीटस की हत्या। फीटस मतलब भ्रूण जो होता है। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट की हत्या। फिर उसके बाद में पेस्टिसाइड, पेस्ट किसको कहते हैं? जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसल को भी बर्बाद कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पेस्टिसाइड कहा जाता है। तो पेस्टिसाइड, पेस्ट की हत्या। फिर उसके बाद में आप देखिए ये जो वर्ड्स हैं ये आपको बाद में दे दिए जाएंगे। बोविसाइड का मतलब क्या होता है? बोविसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ काउ। तो इस तरह से आपको ये सारे साइड्स याद कर लेने हैं। पेट्रीसाइड फादर की हत्या, मैट्रीसाइड मदर की हत्या, जोरोसाइड वाइफ की हत्या, पेस्टिसाइड पेस्ट की हत्या, जर्मीसाइड जर्म्स की हत्या, फ्रेट्रीसाइड भाई की हत्या। ऐसे करके सारे आपको लर्न कर लेने हैं। फिर उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? कायरो। जहां पर भी कायरो आएगा इसका मतलब क्या होगा? हाथ होगा, हैंड होगा। कायरो का मतलब ही क्या होता है? हाथ। अब देखो सबसे पहला वर्ड क्या है आपका? कायरोमैंसी, कायरोमैंसी। एक बात हमेशा याद रखना कि जिन भी वर्ड्स जिनके लास्ट में एन सी वाई है या फिर एन ई डबल एस नेस लगता है, वो वर्ड्स हमेशा क्या होते हैं? वो वर्ड्स हमेशा नेचर में नाउन होते हैं। कायरोमैंसी क्या होता है? कायरो का मतलब ही क्या होता है? हाथ। कायरो का मतलब क्या होता है? हाथ। तो कायरोमैंसी क्या होता है? देखो, कायरोमैंसी एंड पामिस्ट्री इज द प्रैक्टिस एंड आर्ट ऑफ ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट पीपल आर लाइक एंड व्हाट विल हैपन इन देयर फ्यूचर। जब भी आप हाथ देख करके भविष्य बताया जाता है कि नहीं बताया जाता? बताया जाता है। तो कायरोमैंसी क्या होती है? कायरोमैंसी में हाथ देख करके भविष्य बताया जाता है कि आगे क्या होगा आपके साथ में। यानी कि ये वो कला है जिसमें आप क्या करते हैं? जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ हाथ देख करके ही पता लगा लेते हैं कि आगे आपका क्या होगा, आपका भविष्य अच्छा होगा या आपका भविष्य बुरा होगा। उसे क्या कहा जाता है? कायरोमैंसी कहा जाता है। हस्तलेखा विद्या। आगे देखिए कायरोमैंसर। अगर कायरोमैंसी उस विद्या का नाम है जिसमें हाथ देखा जाता है तो कायरोमैंसर कौन होगा? कायरोमैंसर वो इंसान होगा जिसको कायरोमैंसी आती है, यानी कि जिसको हाथ देखना आता है। सो द वन हु प्रैक्टिसेस कायरोमैंसी इज नोन एज अ कायरोमैंसर एंड ऑल दीज वर्ड्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आपके
जो भी बच्चे वोकैब अपना डेवलप करना चाहते हैं उनको तो ये सारे वर्ड्स याद होने ही होने चाहिए। एसएससी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, एसएससी वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये इस तरीके के क्वेश्चंस वन वर्ड में देखने को मिल सकते हैं। बैंक वाले जो बच्चे हैं उनको भी ये सारे वर्ड्स आने चाहिए, वरना कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्लैट, एसएससी, बैंक, सीयूईटी, इन सब के लिए रूट वर्ड्स एक फाउंडेशन है और इनके बिना आपको कभी भी इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज़ आप इस तरह से अपनी वोकैब को इम्प्रूव करते जाइए। ओके, कायरोपॉडी। कायरोपॉडी, बेटा कायरो का मतलब क्या होता है? कायरो का मतलब हाथ होता है और पैड या पॉड का मतलब क्या होता है? पैर होता है। क्या होता है? पैर या पॉड का मतलब पैर होता है। आप बताइए, ये जो पैड होता है, पैड बोल दो या पॉड बोल दो, एक ही बात है, दोनों का ही मतलब क्या होता है? पैर होता है। ठीक है, देखो अब आपको मैं एक वर्ड याद करवाती हूँ। आपको कई बार मैंने बता रखा है बाई पैड। आपको पता है कि बाई का मतलब क्या होता है? दो। पैड का मतलब क्या होता है? पैर। तो बाई पैड का मतलब क्या हो गया? दो पैरों वाला। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो जो पैडल होता है वो पैडल किसकी हेल्प से चलाया जाता है? आपके पैर की हेल्प से ही तो चलाया जाता है। तो मतलब पैड का मतलब ही क्या हो गया? यहाँ पे पैर हो गया। बाई पैड मतलब दो पैरों वाला। एक होता है आपका ट्राईपैड। ट्राई मतलब क्या होता है? तीन। ट्राईपैड का मतलब क्या हो जाएगा? तीन पैरों वाला। इसी तरह से एक होता है आपका सेंटीपेड। सेंटीपेड जो है, इसमें सेंटी, आपको पता है सेंट या सेंटी का मतलब ही क्या होता है? 100। तो सेंटीपेड क्या हो जाएगा? 100 पैरों वाला। तो पैड या पॉड का मतलब ही क्या होता है? पैर होता है। अब यहाँ पे देखिए कायरोपॉडी। कायरोपॉडी क्या है? ये एक स्टडी है जिसमें हम किसकी किसकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं हाथ और पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। उसको क्या कहा जाता है? कायरोपॉडी। कायरो स्टैंड्स फॉर हैंड्स एंड पॉडी स्टैंड्स फॉर लेग्स। हाथ और पैरों की समस्याओं का अध्ययन करना कायरोपॉडी कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पैड और पॉडी, पैड और पॉड दोनों का मतलब क्या होता है? पैर होता है। आगे देखिए कायरोपॉडिस्ट। अब इसके लास्ट में IST इस्ट लग गया ना, इसका मतलब अब यहाँ पर हम किसी विद्या की नहीं बल्कि उस विद्या के जानकार की बात कर रहे हैं। इंसान को जब रेफर करना होता है तो हम लास्ट में IST लगा देते हैं। ठीक है, इस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? ये कायरोपॉडिस्ट। आपको पता है कायरो का मतलब होता है इंसान, हैंड। पॉड का मतलब होता है पैर। कायरोपॉडिस्ट, कायरोपॉडिस्ट वो इंसान होता है जिसकी जॉब क्या है? हाथों और पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना है। उसे क्या कहा जाता है? कायरोपॉडिस्ट कहा जाता है। इट्स अ पर्सन हु ट्रीट्स द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हैंड्स एंड फीट। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, अब आपके सामने जो नेक्स्ट रूट है वो है गैमी। गैमी का मतलब क्या होता है? जहां पर भी गैमी आएगा उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा मैरिज। गैमी का मतलब ही क्या होता है? मैरिज, यानी कि शादी। गैमी स्टैंड्स फॉर मैरिज। अब देखो यहाँ पे कई वर्ड्स हैं। सबसे पहले तो देखिए मोनोगैमी। मोनो में क्या आ रहा है? मोनोगैमी में क्या वर्ड आ रहा है? मोनो। आपको पता होगा कि मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब एक होता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा मोनोपोली एंड ऑल, वो उन सब का मतलब एक ही होता है। एकल या एक का मतलब क्या होता है? मोनो। और गैमी का मतलब क्या होता है? शादी। मैरिज टू वन पर्सन एट ए टाइम, यानी एक बार में एक ही शादी, जैसे अपने यहाँ पे होती है, एक इंसान की एक ही बार शादी होती है। ओके, नेक्स्ट इज, इधर से पढ़ेंगे पहले, तीसरा पढ़ो, बाय गैमी। आपको पता है कि बाय का जो मतलब होता है वो क्या होता है? बाय जो होता है, बाय, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू। जैसे बाईसाइकिल। बाईसाइकिल को हम बाईसाइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके जो साइकिल्स हैं वो कितने हैं? वो संख्या में 2 हैं। तो बाय का मतलब ही क्या होता है आपका? 2 होता है। तो यहाँ पे बाईगैमी का मतलब क्या हो जाएगा? एक्ट ऑफ बीइंग मैरिड टू 2 पीपल साइमल्टेनियसली, यानी द्विविवाह, यानी कि डबल मैरिजेस, 2-2 वाइफ या 2-2 हस्बैंड्स रखना, उसको क्या कहा जाता है? उसको बाईगैमी कहा जाता है। बाय का मतलब ही क्या होता है? 2 विवाह, 2 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में पॉली। जहाँ पर भी पॉली आएगा, हम किस वर्ड की बात कर रहे हैं? पॉली। पॉली का मतलब ही क्या होगा? पॉली का मतलब होगा मल्टीपल, यानी कि कोई एक या दो नहीं बल्कि मल्टीपल, यानी संख्या में 2 से कहीं ज्यादा। तो पॉलीगैमी का मतलब होता है कई शादियां करना। जैसे पुराने जमाने में जो राजा महाराजा थे वो पॉलीगैमी करते थे, यानी उनकी कोई एक वाइफ नहीं होती थी, उनकी बहुत सारी रानियां हुआ करती थी। तो वो कैसा, वो उस समय जो ट्रेंड था वो वहां पर पॉलीगैमी चलती थी। तो पॉलीगैमी ट्रेंड के अंदर हम मल्टीपल शादियां करते हैं। फिर उसके बाद में बाईगैमी। बाईगैमी आपको बता ही दिया है कि 2 बार शादी करने को क्या कहा जाता है? बाईगैमी कहते हैं। ठीक है, एक आपका एक वर्ड और होता है जो इसमें टाइप नहीं हुआ है, एक वर्ड होता है आपका डाईगैमी। डाईगैमी का मतलब क्या होता है? डाईगैमी का मतलब होता है एक बार और शादी कर लेना। डाईगैमी का मतलब होता है दोबारा शादी कर लेना। दोबारा शादी का मतलब क्या होता है? देखो, मोनोगैमी मतलब एक शादी,
बाइगैमी मतलब दो शादियां, पॉलीगैमी मतलब कई शादियां, एक वर्ड है यहाँ पे डाइगैमी। डाइगैमी का मतलब क्या होता है, दोबारा शादी कर लेना। जैसे सपोज कीजिए कि किसी का स्पाउस की डेथ हो जाती है, यानी कि किसी के हस्बैंड की या किसी की वाइफ की डेथ हो जाती है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, दोबारा शादी कर सकता है। उसे क्या कहा जाता है, डाइगैमी कहा जाता है। ओके, ओके। तो अब आपका जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो क्या है, मेल। जिस भी वर्ड के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, मेल दिखाई देगा, उसका मतलब ही क्या होगा, उसका मतलब ही आपका बैड होगा। जहां पर भी मेल, जैसे हिंदी के अंदर आपने आपने एक प्रीफिक्स यानी हिंदी में इसको बोलते हैं उपसर्ग, आपने कु उपसर्ग के बारे में सुना होगा। ये जो कु होता है, ये जिस भी शब्द के साथ में जुड़ता है उसको बुरा ही बताता है। जैसे कुपत्नी का मतलब होता है एक बुरी पत्नी, तो इसी तरह से कु का मतलब क्या होता है, बुरा होता है। तो इसी तरह से इंग्लिश के अंदर मेल का मतलब क्या होता है, बुरा होता है। ये जिस भी वर्ड के आगे जुड़ेगा उसका मतलब किससे रिलेटेड होगा, उसका मतलब संबंधित होगा आपका बुरा होने से। अब यहाँ पे देखिए, पहला वर्ड है आपका मेल फंक्शन। आपको पता है फंक्शन का मतलब कार्य करना होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये जो पंखा है ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगी, फैन इज फंक्शनिंग वेल, यानी ये अच्छे से कार्य कर रहा है। तो फंक्शन का मतलब काम करना होता है, तो मेल फंक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छे से काम न कर पाना। तो इफ सम मशीन इज मेल फंक्शनिंग, इसका मतलब वो मशीन जो है अच्छे से काम नहीं कर रही, क्योंकि मेल का मतलब ही क्या होता है, जो अच्छा नहीं है, यानी कि जो बुरा है, बैड है, उसे क्या कहा जाता है, मेल फंक्शन कहा जाता है। फेलियर टू फंक्शन प्रॉपर्ली इज नोन एज मेल फंक्शन। ओके, द नेक्स्ट इज मैलिशियस। अब मैलिशियस जो वर्ड है उसके अंदर भी क्या है, मेल आ रहा है। मेल का मतलब ही बुरा होता है, मैलिशियस का मतलब होता है बुरा। अब मैलिशियस आपके इंटेंशन भी हो सकते हैं। सपोज यू हैव अ मैलिशियस इंटेंशंस अबाउट समबडी, किसी के बारे में आपके जो इंटेंशंस है वो मैलिशियस हैं, इसका मतलब आपके जो इरादे हैं वो बुरे हैं। आपकी सोच मैलिशियस हो सकती है, आपके इरादे मैलिशियस हो सकते हैं, कोई इंसान खुद मैलिशियस हो सकता है। तो इसका मतलब ही क्या होता है, बुरा होता है। और मैलिशियस वर्ड को मैं जिस भी शब्द के साथ में यूज करूंगी उसका मतलब कुछ बैड या बुरे होने से ही होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका मेल न्यूट्रिशन। आपको पता है न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पोषण होता है, जिससे हमारी बॉडी जो है चलती है। आज हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब क्या होते हैं, ये सब न्यूट्रिशन का ही तो पार्ट है। पर सपोज कीजिए कि आपको ये सारे जो न्यूट्रिशंस हैं, जो सारे न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं, वो प्रॉपर्ली नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब आप किसकी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, आप डील कर रहे हैं मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से। यानी आपको जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, इट इज़ नॉट इनफ एट ऑल, इट इज़ नॉट एडिक्वेट एट ऑल। यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम, यू आर डीलिंग द प्रॉब्लम ऑफ मेल न्यूट्रिशन, यानी कि आपको कुपोषण की जो है प्रॉब्लम है, आप उसकी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कुपोषण। ओके, पुअर और इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज मेलाइस। मेलाइस भी बुरा होता है। देखो, मेलाइस का मतलब ही क्या है, मेल। इफ सम पर्सन इज मेलाइस, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट पर्सन इज रियली बैड फॉर यू एंड इट कैन हार्म यू एज वेल। और साथ ही साथ में वो आपको क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, वो आपको हार्म पहुंचा सकता है। मेलाइस का मतलब ही क्या होता है, इट इज़ अ डिज़ायर टू हार्म समबडी। ये इच्छा होती है किसी को नुकसान पहुंचाने की। और मेलाइस पर्सन वो होता है जो बहुत बुरा है और जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी वर्ड में। जहाँ पर मेल है, इसका मतलब उसका संबंध किससे, उसका संबंध बुरे होने से है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, मेल ट्रीट। आप देखिए, मेल का मतलब क्या होता है, आपको पता है मेल का मतलब बुरा होता है। और एक वर्ड मैंने क्या लिखा, मैंने दूसरा वर्ड लिखा यहाँ पे, मेल ट्रीटमेंट। देखिए, ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है, ट्रीटमेंट का मतलब एक तो उपचार होता है, एक ट्रीटमेंट का मतलब ये भी तो होता है ना कि आप सामने वाले से कैसे बिहेव कर रहे हैं। क्या अगर आप किसी से अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। अगर आप उसके साथ में बुरा बिहेव कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको गलत तरीके से या नेगेटिवली ट्रीट कर रहे हैं। तो मेल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, मेल ट्रीटमेंट का मतलब होता है एक ऐसा ट्रीटमेंट, एक ऐसा व्यवहार, एक ऐसा बर्ताव जो बहुत बुरा है। तो इफ़ यू आर मेल ट्रीटेड, इसका मतलब आपके साथ में बुरा बर्ताव किया गया है। ठीक है, तो मेल ट्रीट का मतलब होता है ट्रीट समवन और समबडी रफली और क्रूअली। दिस इज व्हाट वी कॉल मेल ट्रीट और मेल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज मैलेडिक्शन। डिक्शन, डिक्शन का अर्थ जो है वो बोलने से रिलेटेड होता है, डिक्टेट करना, बोलने से रिलेटेड होता है डिक्शन का अर्थ। मैलेडिक्शन, मेल का मतलब ही क्या होता है, बुरा।
अगर आप किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उनको श्राप दे रहे हैं, आप उनको कर्ज दे रहे हैं, आप उनके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं बोल रहे हैं, आप उनके लिए कोई अच्छी आशा या उम्मीद नहीं कर रहे हैं, उल्टा उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं कि भगवान करे उनका कुछ गलत हो जाए। तो ये जो कर्ज होते हैं, ये जो श्राप होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको मैलेडिक्शन कहा जाता है। अ कर्स और एविल स्पेल, यानी बुरा बोलना, किसी को श्राप देना, उसे क्या कहा जाता है? मैलेडिक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट इज malevolent. Having or showing a wish to do evil or harm to other is known as malevolent. एक malevolent भी होता है। कौन पर्सन होता है malevolent वो पर्सन होता है जो दूसरों का नुकसान पहुंचाना हो चाहता है। malevolent भावना भी हो सकती है। अगर आपकी भावना दूसरों को नुकसान पहुंचाने की है, कोई बुरे इरादे से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये malevolent है। एक वर्ड मुझे और याद आया है, मैलेफिशेंट। ये आपने देखा होगा, हॉलीवुड मूवी है जिसमें जो एक्ट्रेस है वो विच का रोल प्ले करती है, तो उस मूवी का नाम भी मैलेफिशेंट है, जिसमें उसको एक्ट्रेस को क्या बोला गया है? बुरा बोला गया है। मतलब वो एविल थी एंड ऑल, बाद में वो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पे मैल, जहाँ पर भी आपने क्या देखा, MAL मैल है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब बुरा है। ओके, द नेक्स्ट इज बैन बैने बॉन। बैन बैने बॉन जो है, ये आप कह सकते हैं कि मैल का उल्टा है। मैल का मतलब क्या था? बुरा था। और यही आपका जो बैन बैने बॉन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अच्छा होता है। अब देखिए, पहला वर्ड जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो क्या है? बेनिफिट। बेनिफिट जो है, इसमें बैने आ रहा है। आपको पता है कि बैने का मतलब ही क्या होता है? बैने का मतलब तो अच्छा होता है। तो बेनिफिट क्या हुआ? समथिंग दैट प्रोड्यूसेस गुड और हेल्पफुल रिजल्ट। कुछ ऐसी चीज जो अच्छा जनरेट करे, अच्छे रिजल्ट्स बनाए, वो बेनिफिट होता है। बेनिफिट आपको सबको पता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है इस नए वर्ड में, इस वर्ड के अंदर ये कोई नया वर्ड भी नहीं है। नेक्स्ट इज बेनेवलेंट। बेनेवलेंट कौन होता है? बेनेवलेंट का मतलब होता है बड़े मन का। ये देखिए, यहाँ पे इस वर्ड पे गौर कीजिए, काइंड। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बेनेवलेंट कौन होता है। बेनेवलेंट पर्सन इज समवन हु इज काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड वन। बेनेवलेंट वो होता है जो बहुत बड़े मन का होता है, उसको क्या कहते हैं? बेनेवलेंट कहते हैं। यानी वो इतना उदार है, इतना बड़े मन का है कि वो खुल के दान पुण्य चैरिटी करता है। यहाँ पर मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वेल मीनिंग करके इसमें आई थिंक कुछ टाइपो एरर है, तो वी आर जस्ट नेग्लेक्टिंग दिस वर्ड एंड दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सेपरेटली। बेनेवलेंट का मतलब होता है काइंड हार्टेड, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत दयालु है, जिसका मन बहुत बड़ा है। बेनेवलेंट, जैसे पुराने जमाने में कई राजा होते थे, वो बहुत उदार होते थे, वो कितनी सारी जमीनें एक साथ जो है लोगों में बांट दिया करते थे, तो दे वर रियली बेनेवलेंट। इसको बोला जाता है बेनेवलेंट। देव वो क्या करते थे? वो बेनेवलेंटली चीजों का क्या करते थे? डोनेशन करते थे। तो बड़े मन से, उदार मन से बेनेवलेंट होता है। बेनेफैक्टर कौन होता है बेटा? बेनेफैक्टर का मतलब होता है अ पर्सन हु गिव्स हेल्प और सपोर्ट। बेनेफैक्टर में बैने आ रहा है, आपको पता है बैने का तो मतलब ही क्या होता है? अच्छा होता है। तो जो बेनेफैक्टर होता है, ये वो पर्सन होता है जो दूसरों का भला करता है, दूसरों को दान पुण्य करता है, ताकि दूसरों का क्या हो सके? कुछ अच्छा हो सके। तो ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है? ऐसे पर्सन को बेनेफैक्टर पर्सन कहा जाता है। नेक्स्ट इज बोनस। बोनस में बॉन आ रहा है, आपको पता है बैन, बैने, बॉन, इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है अच्छा। बैन बैने बॉन का मतलब क्या होता है? अच्छा। तो बॉन का मतलब क्या हो गया? बॉन का मतलब हो गया अच्छा। जैसे कि बोनस का मतलब क्या हो गया? बोनस होता है आपके लाभ का एक छोटा सा हिस्सा, उसी को तो बोनस कहते हैं। लाभ के हिस्से को क्या कहा जाता है? बोनस कहा जाता है। समथिंग एक्स्ट्रा और एडिशनल, ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा और एडिशनल को भी क्या कहा जाता है? बोनस कहा जाता है। ऑफन गिव एज अ रिवॉर्ड, ओके, ये कहा जाता है। फिर उसके बाद में देखिए, पांचवा वर्ड आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, बिनाइन। पांचवा वर्ड कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से। बिनाइन में बैन आ रहा है। बिनाइन क्या होता है? जो जेंटल और काइंड होता है। कैसा होता है? जेंटल और काइंड होता है, ठीक है। बिनाइन, एक्चुअली बिनाइन का मतलब ये भी होता है जो अभी नया नया है, एकदम नया नया है, एकदम इनिशियल स्टेज पे है, उसे भी हम क्या बोलते हैं? बिनाइन कहते हैं। और बिनाइन का मतलब नाजुक होता है, कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, वो भी क्या होता है? बिनाइन, नाजुक, कोमल, सॉफ्ट। देखा जाए तो ये भी तो अच्छे से संबंधित वर्ड्स ही हैं, ये हार्श या फिर अनप्लीजेंट जैसे वर्ड्स तो नहीं हैं। तो बिनाइन का मतलब होता है बहुत नाजुक, कोमल, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं एक ऐसी चीज जो अभी अभी इनिशिएट हुई है, अभी बिनाइन है, यानी जो अभी अभी आई है, वो बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? बिनाइन कहा जाता है। नेक्स्ट इज बॉनफायर। जेन्युइन और ऑथेंटिक को क्या कहा जाता है? जेन्युइन और ऑथेंटिक को क्या कहा जाता है? बॉनफायर कर। द नेक्स्ट वन इज बॉनफायर। बॉनफायर क्या होती है? ये
बॉनफायर वो होता है जो आप लार्ज स्केल के ऊपर बाहर लगाते हैं, जिसको हिंदी में अपन अलाव कहते हैं। और इसका पर्पस भी तो कितना अच्छा ही होता है, जिसमें बहुत से लोग क्या कर सकते हैं, इसके पास में बैठ करके इंजॉय कर सकते हैं। सर्दियाँ तेज हो तो उससे कुछ वार्मथ ले सकते हैं, उसे बॉनफायर कहा जाता है। ठीक है, तो बॉनफायर क्या होती है? बॉनफायर होती है आपकी जिसको जिसको आप एक लार्ज ग्राउंड के ऊपर लगाते हैं और उससे आप उसका लाभ आप लेते हैं, और वो फ़ायदा किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे इंजॉयमेंट के लिए, फन के लिए, वार्मथ के लिए, उसे बॉनफायर कहा जाता है। वो एक ऐसी फायर है जो बॉनफायर है, यानी कि एक अच्छी अलाव है, एक अच्छा अलाव है वो देखो, फायर जो होती है, फायर के दो मतलब निकल सकते हैं। एक फायर तो वो होती है जो डिस्ट्रक्टिव होती है, जो सब कुछ विनाश कर देती है, और बॉनफायर एक ऐसी फायर है जो अपने नेचर में बहुत ही अच्छी है, यानी वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि वो आपके वार्मथ के लिए, आपके फन के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए है। तो इस तरह से आपके बैने और बॉन वर्ड्स जो हैं वर्क करते हैं। आगे चलते हैं उसके बाद में। अब इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट जो रूट है वो क्या है? नियो या फिर नोव है। आपको क्या याद रखना है कि जहाँ पर भी नियो आए, जहाँ पर भी नोव आए, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है न्यू। ठीक है, जिस भी वर्ड के अंदर नियो या नोव आता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब न्यू होता है। नियो और नोव, न्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो आपका वर्ड है वो क्या है? नियोनेटल। नियो और नेटल। नेटल जो होता है वो न्यू बॉर्न, नेटल जो होता है वो बर्थ से संबंधित होता है, और नियो का मतलब क्या होता है? नया होता है। ये मैंने अभी अभी आपको बताया है। रिलेटिंग टू न्यू बॉर्न बेबीज इज नोन एज नियोनेटल। द डॉक्टर स्पेशलाइजेस इन न्यूनेटल फॉर न्यू बॉर्न बेबीज। अब देखिए यहाँ पे जो नियोनेटल वर्ड है उसको मैंने सेंटेंस में यूज कर दिया, दैट द डॉक्टर स्पेशलाइजेस इन न्यूनेटल केयर। न्यूनेटल केयर का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे जो शिशु हैं जो अभी पैदा ही हुए हैं उनकी केयर करने में ये एक्सपर्ट है। नियोनेटल, नियो का मतलब ही क्या होता है? नया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका नियोलॉजिज्म। A new word or expression. The slang term selfie became a popular neologism. But neologism क्या होता है? neologism में फिर से neo आ रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। neologism में फिर से क्या आ रहा है? neo आ रहा है, और neo का मतलब ही क्या होता है? नया होता है। अगर आप एक नया वर्ड निकालते हैं, नया स्लैंग निकालते हैं, स्लैंग क्या होता है? स्लैंग का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो डिक्शनरी वर्ड नहीं है, बल्कि आम बोलचाल का भाषा है, उस भाषा का शब्द है, उसे क्या कहा जाता है? उसे स्लैंग कहा जाता है। जैसे सेल्फी वर्ड हम लोगों ने खुद ने ईजाद करा है, हम खुद इसको यूज़ करते हैं, हमने खुद ने ही बना लिया है इसको, सेल्फी एंड ऑल। तो ये कितना स्लैंग वर्ड है ये। तो नए शब्द जो हम जनरेट कर लेते हैं परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, तो इस तरीके के वर्ड्स को बनाने को क्या कहा जाता है? नियोलॉजिज्म कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए नियोफाइट। नियोफाइट में भी क्या आता है? न्यू आता है। अब देखिए नियोफाइट कौन होता है? नियोफाइट जो होता है अ पर्सन न्यू टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और प्रोफेशन। आप कह सकते हैं कि नियोफाइट जो होता है ये वो पर्सन होता है जो अभी नया नया मार्केट में है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है, एमेच्योर है। आपको क्लासरूम्स में मैंने कई बार एमेच्योर बता रखा है। एमेच्योर वो होता है जो मैच्योर नहीं है, जो इनएक्सपीरियंस्ड है। और आपको एक चीज़ और बता देती हूँ आप ही की जानकारी के लिए, कि जो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है उसके लिए आप कैसा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं? ग्रीन हॉर्न यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन हॉर्न का मतलब भी क्या होता है? नया नया, जो अभी बहुत ज़्यादा अनुभवी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा नहीं जानता है, वेटरन नहीं है, जो वो कौन होता है? ग्रीन हॉर्न होता है। एक और आपकी ईडियम होती है वेट बिहाइंड ईयर्स। वेट बिहाइंड ईयर्स। वेट बिहाइंड ईयर्स का मतलब भी क्या होता है? कि एक ऐसा पर्सन जो अभी नया नया है, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं है। ईयर्स का मतलब आपके कान होते हैं, कानों के पीछे की स्किन। आप सोचिए किसी छोटे से बच्चे की कितनी वेट होती है, कितनी वेट तो क्या होती है, वो बहुत सॉफ्ट होती है, कि वो इतनी मॉइस्चराइज्ड होती है कि वो आपको गीली लगने लग जाती है, वेट लगने लग जाती है। तो इस तरीके की स्किन किसकी होती है? जो नए नए बच्चे होते हैं। नए नए मतलब जो नया नया है अपने फील्ड के अंदर, वो भी तो वेट बिहाइंड ईयर्स ही है, यानी कि वो इनएक्सपीरियंस्ड है, अपरिपक्व है। ठीक है, वो जो मैंने बच्चे का एग्जाम्पल आपको दिया था वो सिर्फ वेट बिहाइंड ईयर्स को याद करवाने के लिए दिया था। ओके, तो इसका मतलब भी इनएक्सपीरियंस्ड, इसका मतलब भी इनएक्सपीरियंस्ड, और जो नियोफाइट होता है इसका मतलब भी क्या होता है? इनएक्सपीरियंस्ड ही होता है। इसी के लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है नोवाइस। नोवाइस का मतलब भी क्या होता है? अगर कोई पर्सन नोवाइस है, इसका मतलब वो क्या है? वो नो सीखा है, इसका मतलब उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उसको कोई सालों का एक्सपीरियंस नहीं है, वो बस नो सीखा है। तो आपको क्या याद रखना है? NOV नोव और NEO न्यू, इन दोनों का ही अर्थ क्या होता है? इन दोनों का अर्थ होता है नया, जो कुछ नया है। ओके, अ पर्सन न्यू।
एज अ नियोफाइट प्रोग्रामर शी वॉज ईगर टू लर्न। देखो एज अ नियोफाइट प्रोग्रामर, क्योंकि वो कैसी प्रोग्रामर थी, नई नई प्रोग्रामर थी, इसीलिए वो बहुत ईगर थी, वो बहुत उत्साहित थी किस चीज़ के लिए, नई चीज़ों को सीखने के लिए। आगे देखिए न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल क्या होता है, देखो क्लासिकल का जो संबंध होता है वो आर्ट से होता है। अगर आपने क्या है आर्ट में नए नए मॉडर्न ट्रेंड्स डाले हैं, अब वो क्लासिकल यानी पुरानी ना रह करके आपने उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करी है, उसको नई तरीके से अपडेट करा है, इसका मतलब आपने पुरानी जो क्लासिकल आर्ट थी उसको क्या कर दिया, नया बना दिया। तो न्यू क्लासिकल का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा टर्म न्यू क्लासिकल आर्ट, न्यू क्लासिकल म्यूजिक, तो इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है जो क्लासिकल यानी जो पुराना म्यूजिक था उसमें हमने कुछ अपडेट करके उसको नया बना दिया है। और न्यू का तो मतलब ही क्या होता है, नया या फिर नव होता है। तो न्यू क्लासिकल का क्या मतलब हो गया, एज ए न्यू क्लासिकल अ स्टाइल इंस्पायर्ड बाय क्लासिकल मॉडल्स, द न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर ऑफ द बिल्डिंग वॉज इम्प्रेसिव। अगर मैं कहूँ कि उस बिल्डिंग का जो न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर था वो बहुत ज़्यादा कैसा था, इम्प्रेसिव था, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो आर्किटेक्चर जो कि न्यू क्लासिकल यानी कि पुराने क्लासिकल में जब नए चीज़ों को अपडेट ऐड करके अपडेटेड आर्किटेक्चर बनाया था वो बड़ा ही इम्प्रेसिव था। ओके, नियो क्लासिकल बस इतना ही याद रखना, क्लासिकल का मतलब होता है पुराना, पुरानी आर्ट जो होती है, नियो मतलब नया, आप जब उसमें नई चीज़ें ऐड करते हैं, आप उसको और अपडेट करते हैं, वो नियो क्लासिकल हो जाता है। ओके चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आपका नोव। जिस तरह से नियो का मतलब क्या होता है, नियो का मतलब नोव नया होता है, उसी तरह से एनओवी नोव का मतलब भी क्या होता है, नया ही होता है। अब एक एग्जाम्पल देखो, इनोवेट। इनोवेट के अंदर नोव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। नोव का मतलब भी क्या होता है, नया होता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, टू इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज और मेथड्स। इनोवेट, किसी चीज़ को इनोवेट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इनोवेट करने का मतलब होता है किसी नए आइडिया को रिप्रेजेंट करना, किसी नई चीज़ को सामने लेकर के आना, इनोवेट करना। ठीक है, आगे देखिए, द कंपनी एम्स टू इनोवेट एंड इम्प्रूव इट्स प्रोडक्ट। कंपनी का एम क्या है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को क्या करेंगी, इनोवेट करेगी। इनोवेट करेगी मतलब नए नए प्रोडक्ट्स वो लेकर के आएगी और साथ ही साथ में अपने प्रोडक्ट्स को क्या करेगी, इम्प्रूव करेगी। तो इनोवेट करने का मतलब होता है नवीनता लाना, कुछ नया बनाना, दैट इज इनोवेट। ओके, नेक्स्ट इज नोवाइस। अभी अभी मैंने आपको बताया ही था, नोवाइस में नोव आ रहा है, नोव का मतलब तो नया होता है। सो अ पर्सन न्यू टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और स्किल, एक ऐसा पर्सन जो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या स्किल में अभी नया नया है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं नौ सीखिया, तो उसे क्या कहा जाएगा, नोवाइस कहा जाएगा। ही इज नोवाइस एट प्लेइंग गिटार। ही इज नोवाइस एट प्लेइंग गिटार का मतलब क्या हुआ कि वो अभी नया नया सीखा है, गिटार उसको बहुत अच्छे से नहीं आता है। आगे देखिए, नोवल्टी। बेटा नोवल्टी का मतलब क्या होता है, नोवल्टी का मतलब होता है नवीनता। नोवल्टी का मतलब क्या होता है, नवीनता। नोवल्टी होनी चाहिए चीज़ों में, नई नई क्रिएटिविटी होनी चाहिए चीज़ों में। नोवल्टी का मतलब नवीनता होता है। आप इसमें देखिए किसमें क्या आ रहा है, नोव आ रहा है, और आपको पता है ये नोव का मतलब क्या होता है, नोव का मतलब तो होता है नया। नोवल्टी का मतलब होता है समथिंग न्यू और अनयूजुअल। द टॉयज नोवल्टी वोर ऑफ आफ्टर अ फ्यू डेज, यानी कि जो टॉय यानी कि जो खिलौना था उसका जो नयापन था वो वॉर ऑफ, वो चला गया कुछ दिनों के बाद में। बिल्कुल ऐसा ही होता है, अगर आप मार्केट जाते हैं तो कोई चीज़ लाते हैं तो शुरू शुरू में तो नोवेलिटी उसकी दिखती है, नई नई दिखती है, पर कुछ समय के बाद में उसकी जो नोवेलिटी होती है वो सारी खत्म हो जाती है। अब उसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट रूट आती है वो क्या है, नल है। आप देखिए, अगर किसी भी वर्ड में आपको नल दिखे, एनल दिखे या निल दिखे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ही जीरो होगा। ओके, देखिए एनल, अगर आपने किसी चीज़ को एनल कर दिया तो इसका मतलब आपने उसको क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया। ये जो आपका एनुअल नल है, इसके एनुअल नल से आपको क्या याद आएगा, एनल, नल, निल, इन सब का मतलब क्या होता है, निल होता है। निल का मतलब ही क्या होता है, निल का मतलब जीरो होता है। जैसे इसको पढ़ेंगे, द कोर्ट डिसाइडेड टू एनल द मैरिज। कोर्ट ने ये डिसाइड करा कि शादी को क्या कर दो, एनल कर दो, यानी कि इसको क्या कर दो, रद्द कर दो, इसको कैंसिल कर दो, इसको निल कर दो, इसको जीरो कर दो, क्योंकि इसमें भी क्या आ रहा है, आपका नल आ रहा है, और नल का मतलब भी क्या होता है, निल होता है। फिर देखिए नल, NULL, नल का मतलब क्या होता है, नल का मतलब होता है कोई वैल्यू नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, सब खत्म। जैसे देखो, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज डीम्ड नल एंड वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना गया, नल और वॉइड माना गया। फिर देखिए आगे, नलीफाई।
किसी चीज़ को नलीफाई करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को नलीफाई करने का मतलब होता है कि आपने उसको इनवैलिड कह दिया, यानी आपने उसको क्या कह दिया? ज़ीरो कह दिया। कैसे याद रखोगे? नलीफाई में भी नल आ रहा है और नल का मतलब ही क्या होता है? निल, और निल का मतलब क्या होता है? ज़ीरो। जैसे द न्यू लॉ विल नलीफाई द प्रीवियस एग्रीमेंट, यानी कि जो नया लॉ आया है वो प्रीवियस एग्रीमेंट को नलीफाई कर देगा। नलीफाई कर देगा मतलब उसको ज़ीरो कर देगा या उसको ख़त्म कर देगा। आगे देखिए नलिफिकेशन। नलिफिकेशन का मतलब भी यही होता है, किसी चीज़ को क्या बना देना, इनवैलिड बना देना। नलिफिकेशन के अंदर भी नल आ रहा है और नल का मतलब भी क्या होता है? निल होता है। द नलिफिकेशन ऑफ द ट्रीटी लेड टू टेंशंस। देखिए ट्रीटी का मतलब क्या होता है? ट्रीटी का मतलब होता है समझौता या फिर संधि। ये कह रहे हैं कि जब समझौता हुआ, संधि का क्या हुआ? नलिफिकेशन हुआ, यानी कि जब उसका कैंसिलेशन हो गया तो लेड टू, तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि टेंशंस यानी तनाव बढ़ गए। फिर देखिए आगे आपका निल। निल का मतलब भी तो जीरो ही होता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, द टीम्स स्कोर वाज निल इन द फाइनल मैच। टीम का स्कोर कैसा था? निल था, यानी कि जीरो था फाइनल मैच के अंदर। एनहिलेशन, एनहिलेशन का मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। कैसे याद करेंगे कि एनहिलेशन का मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होता है? इसमें भी तो क्या आ रहा है? इसमें भी तो आपका निल ही आ रहा है। आपको बस इतना याद रखना है। क्या याद करना है? आपको इतना याद रखना है कि निल आ जाए, इवन इफ निहिल आ जाए, है ना, इन सब का मतलब क्या होता है? निल आ जाए, निहिल आ जाए, है ना, या फिर नल एंड वॉइड आ जाए, इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब ही आपका जीरो होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए एनहिलेशन, इसमें आपको निहिल दिख रहा है, NIHIL, निहिल। इस निहिल से आपको क्या याद आएगा? इस निहिल से आपको निल याद आएगा, और निल का मतलब ही क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, आपने बिल्कुल खत्म कर दिया किसी चीज को, इसका मतलब उस चीज का क्या हो चुका है? एनहिलेशन हो चुका है। ये देखिए, द एस्टेरॉइड इम्पैक्ट लेड टू द एनहिलेशन ऑफ द प्लैनेट्स इकोसिस्टम, यानी कि जो एस्टेरॉइड आया अंतरिक्ष से, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? क्या प्रभाव पड़ा उसका प्रभाव ये पड़ा कि एनहिलेशन हो गया प्लैनेट के इकोसिस्टम का, यानी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम का, यहाँ के पर्यावरण का। ये प्रभाव रहा एस्टेरॉइड का। ओके, सो हियर वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप दैट द क्लास वाज वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल।